नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था हमने कि हम एनसीईआरटी आपको यहाँ कराने वाले हैं। यहाँ मैं आपके लिए क्लास 9th की सिविक्स की एनसीईआरटी का कोर्स ही लेकर आई हूँ, जहाँ पर क्लास 9th में पूरा कवर कराऊंगी आपको। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ना यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हम पेज टू पेज या कवर टू कवर नहीं कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। डेमोक्रेसी ऑलरेडी हमने समझ लिया है बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी की सरल भाषा में। आज हम संविधान के बारे में बात करेंगे और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह के कानून होते हैं, किस तरह से वो उनकी फॉर्मेशन होती है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। इसके अलावा अग्निपथ बैच के बारे में आपको बता दूं, 3 जुलाई से बैचेस शुरू हो चुके हैं, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं। इन बैचेस के बेनिफिट जो हैं, उसके अलावा मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वर्थ रुपीज 45,000 आपको मिल रही है। अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है पूरा जीएस और प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस प्रोग्राम की टोटल वर्थ 1.7 लाख है, जिसको हम आपको दे रहे हैं केवल 8,000 रुपए में। लेकिन 8,000 में कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे NDLive10। ना मैं आपको बता दूं, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। आपका जो प्रीलिम्स है 2024 का, अब एक एक दिन कम होता जा रहा है उसमें, तो प्लीज डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। दिस इज द राइट टाइम, गो एनरोल नाउ। और मेरा कोड यूज करने के 2 बेनिफिट है, एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलती है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। लिंक जो होगा इस पीडीएफ का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कंफ्यूजन को लेकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, जिसको आप फिल कर सकते हैं, माई टीम आपको रीच आउट करेगी। इसी के साथ अगर मैं CSAT की बात करूं तो CSAT इस बार बड़ा टेक्निकल हो गया, बड़ा टफ हो गया था। इसके बैचेस भी 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। अगर आप CSAT की वजह से अपने सिलेक्शन को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इस बार बहुत सारे बच्चे CSAT की वजह से रुके हैं प्रीलिम्स में, आप उनमें से एक नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स आपके लेकर आए हैं विद ओनली रुपीज 2500, जहां पर आपकी CSAT की कंप्लीट तैयारी हम कराने वाले हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10। चलिए अब शुरुआत करते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेंगे, जहां पर हम जानते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक बेहद बड़े नेता नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबा बैटल लड़ा अपार्थाइड के अगेंस्ट। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो उनको 28 साल तक जेल में रहना पड़ा, फ्रॉम 1964 टू 1992। उसके बाद जब वो बाहर आए तो ही इमर्ज एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। लोगों ने एक बेहद हॉरिबल डिस्क्रिमिनेशन को से स्ट्रगल किया, एंड दे फेस्ड इट, जो कि प्रैक्टिस किया जाता था अगेंस्ट देम बाय द वाइट माइनॉरिटी रूलर्स। कलर्ड जो थे उनको ये डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। अपार्थाइड सिस्टम स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट इन 1980s ओनली। स्ट्रगल चल रही थी 1980s में। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो एक तरह से डोमिनेशन था वो घटने लग गया था। इट स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। फाइनली 1994 में पहला फ्री मल्टीरेशियल इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इलेक्शन के बाद एक बहुत ही रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में लिखा गया, जिसने जो भी पास्ट की सफरिंग्स थी उनको भुलाते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो कि बेस्ड था ऑन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। सो ये उद्देश्य होता है किसी भी संविधान का। ना वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हर देश में बहुत ही डाइवर्स तरह के लोग होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? और पूरी दुनिया में लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ की तरह काम करता है और डिटरमाइन करता है अ रिलेशनशिप दैट इज अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, मतलब जिनको सिटीजन्स हम कह सकते हैं, एंड ऑल्सो आपस में हमारे संबंध कैसे होंगे, आपस में हमारा क्या रिश्ता है एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ये डिटरमाइन करने में मदद करता है। और साथ साथ पीपल एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप,
जनता का सरकार के साथ कैसा रिश्ता होगा, क्या रिलेशनशिप होगा, ये भी संविधान के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डाइवर्सिटीज हैं, उनको एक कह सकते हैं कॉमन ग्राउंड मिल सके, सुप्रीम लॉ मिल सके, जिसको सभी रेस्पेक्ट यहाँ पर करते हैं ना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम पॉइंटर्स की बात करें, सबसे पहले ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है, और साथ में मिनिमल कोऑर्डिनेशन ये क्रिएट करने में मदद करता है, लाने में मदद करता है, जो कि आवश्यक होती है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग डाइवर्सिटी के लोग, मतलब अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, अलग सोच विचारधारा के लोगों को साथ में रहने में मदद करता है वो मिनिमल कोऑर्डिनेशन, वो भरोसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ये साथ में स्पेसिफाई करता है कि सरकारों को कैसे गठित किया जाएगा, सरकारें कैसे गठित होंगी और किसके पास पावर होगी डिसीजंस लेने की, ये भी संविधान ही बताता है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ले डाउन करता है ऑन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बन गई, सरकार को डिसीजन लेने हैं, लेकिन क्या वो असीमित पावर है? नहीं, सरकार की पावर को सीमित करने का काम भी संविधान द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा ये बताता है कि जनता के क्या अधिकार है। तो लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेलिंग व्हाट द राइट सिटीजंस हैव। इसके बाद ये एक्सप्रेस करता है एक तरह से, जो भी जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए लोगों की क्या इच्छा है, वो कैसे सोसाइटी चाहते हैं, वो भी ये एक्सप्रेस करता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, इसकी मेकिंग की बात करें, तो वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट ओनली। 1858 के बाद से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जो शासन था हमारे देश का, वो जो क्राउन के हाथों में चला गया, रूल ऑफ क्राउन शुरू हुआ आफ्टर 1858, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पास किए भारत के लोगों के लिए, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो भारतीय एस्पिरेशन थी उनको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद हमारा एक बहुत बड़ा रोल नहीं था, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, या हमारा एक से नहीं था इनिशियली। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और 8 और कांग्रेस लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया, मतलब बेसिकली इट वाज उनको चैलेंज दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड या एक संवैधानिक सभा की डिमांड जो थी, वो सबसे पहले 1934 में इंडियन बाय एमएन रॉय, सॉरी नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई कि भारत का एक संविधान होना चाहिए जिसको संवैधानिक सभा, जो कि भारतीयों द्वारा गठित हो, वो उसका निर्माण करे। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियल डिमांड की, एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। अब ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे थे, वर्ल्ड वॉर में जाने की सिचुएशन थी, भारत का कंट्रीब्यूशन चाहिए था, भारतीयों का समर्थन चाहिए था, हमारे लीडरशिप में भी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स को, भारतीयों को अपीज करना था, तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक तरह से इस डिमांड को रिकॉग्नाइज किया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये भी माना कि भारतीयों को खुद ही अपना संविधान लिखना चाहिए, दे शुड फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ। तो जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस से, ठीक है। अब 1940 में रिकग्निशन हुआ, क्या उसके बाद इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई? नहीं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हमारी संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हेल्ड किए गए। यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग की बारी थी, जब ड्राफ्ट किया गया संविधान को, इट वॉज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और यही कारण है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ही ब्रीफली एनसीईआरटी के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल इसके बारे में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा, क्लास 11th की एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं। 9th में आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ना इसको समराइज कर दिया। 11th में आपको इलेबोरेट पढ़ने को मिलता है, उसके बाद और एडवांस लेवल में आप जाके लक्ष्मीकांत में, इस तरह की बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये मत सोचेगा क्लास की 9th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्लास 11th भी आपको मिनिमम पढ़नी होती है, जो कि हम अपने कोर्सेज में कराने वाले हैं आपको जब भी हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेकर आएंगे ना। असेंबली के जो चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1946 में पहली मीटिंग हुई असेंबली की और असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया, लेकिन ये इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इट कह सकते हैं पूरी तरह से इसको इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, लागू कर दिया गया। इसी दिन को मार्क करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को एज द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। ना यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू कम इनटू इफेक्ट? क्या कारण था, क्या इसके पीछे का हिस्टोरिकल कारण है, क्या ऐतिहासिक उद्देश्य था जिसकी वजह से 26 जनवरी के दिन को चुना गया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं फिलॉसफी की अपने संविधान की। तो हमारा संविधान जो है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट या कह सकते हैं एक समरी जैसा है के साथ स्टार्ट होता है, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसमें इसकी बेसिक वैल्यूज है, जो फिलोसफीज हैं, जो वैल्यूज थी हमारे फोर फादर्स की, वो डिपिक्ट करता है, जिसको हम प्रियम्बल या प्रस्तावना भी कहते हैं संविधान की। हमारा प्रियम्बल जो है वो फोकस करता है कुछ मेजर आइडियाज पर, कुछ मेजर वैल्यू सिस्टम पर, विच इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, साथ में फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो कि अश्योर करे डिग्निटी सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी, और यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे देश की। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको प्रियम्बल को पूरा लर्न करना होता है, ट्राई एंड लर्न द प्रियम्बल, इसको लर्न कर लीजिएगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक शब्द का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके बहुत ही ब्रीफली आपको प्रियम्बल में दिए गए जो भी वर्ड्स हैं उनके बारे में बताती हूँ, जो फ्रेजेस हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है और इनैक्ट किसके द्वारा किया गया है, ये दर्शाता है दिस प्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ भी किया गया, नेक्ट भी किया गया जनता के द्वारा थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि संवैधानिक सभा का हिस्सा थे। एंड इट इज नॉट हैंडेड डाउन टू अस बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर, किसी और ने हमारे ऊपर ये नहीं थोपा है, किसी और ने हमको ये हैंड ओवर नहीं किया है, इसका निर्माण भी हमने खुद ही किया है और ये हमने खुद ही इनैक्ट भी किया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब द सोर्स ऑफ पावर, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द पीपल ऑफ द कंट्री। इसके बाद आता है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका मतलब है कि पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस। जनता के पास, जनता या जनता के प्रतिनिधियों के पास सुप्रीम राइट है डिसीजंस लेने के, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। हम संप्रभु हैं, स्वयं प्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति राज नहीं कर रही है, हम किसी के इन्फ्लुएंस के होकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेंगे, हम अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स के डिसीजन खुद लेंगे। कोई भी एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है जो हमारे संविधान में देखने को मिलता है, इट इज गांधीयन एंड मार्क्सियन प्रिंसिपल्स का एक तरह से क्लब करके कह सकते हो आप। दोनों के जो विचारधारा है उनसे मिलकर बना है। यहाँ पर ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो वेल्थ जनरेट की गई है सोशली, वो इक्वली शेयर की जाएगी सोसाइटी के द्वारा, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलेट करे ओनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री, ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके, हटाया जा सके। इसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब हमारे देश में सभी लोगों को फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन। राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है, वो सभी धार्मिक जो बिलीफ है, प्रैक्टिस है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देगी। दिस इज सेक्युलरिज्म। इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक, मतलब ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जनता जो है उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। जब इलेक्शंस में हम वोट डालने जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल है उससे ऊपर की एज का है वो वोट कर सकता है, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, उसका नाम सिर्फ वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। तो हमारे पास ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, हम सभी देश के सभी नागरिक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं,
और अपने प्रतिनिधियों, अपने रूलर्स को चुनते हैं और साथ ही उन्हें उनकी अकाउंटेबिलिटी भी स्टैब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स पे हमारी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। इसके बाद आता है रिपब्लिक। दिस इज समटाइम्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कंफ्यूजन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जहां डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का जो हेड होगा, वो एक इलेक्टेड प्रतिनिधि होगा, वो एक इलेक्टेड व्यक्ति होगा, ना कि वंशानुगत या हेरिडिटरी के आधार पर नहीं होगी, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है रिपब्लिक। देन कम्स जस्टिस। इसका मतलब यह है कि नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर। सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, उनको रिड्यूस करना है, और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए सभी के वेलफेयर के लिए, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए। इसके बाद आता है लिबर्टी। यहां पर यह कहा गया कि कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, आपको फ्रीडम्स हैं, लेकिन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ऑन व्हाट वी थिंक, हाउ वी विश टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, एंड हम कैसे अपनी जो थॉट्स हैं उनको फॉलो अप करना चाहते हैं इन एक्शन, हम क्या धर्म चुनना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अ कैच, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन देश की एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं राज्य के द्वारा। तो ये सब चीजें हमारे प्रियम्बल में भी कही गई हैं, और इसके बाद इलैबोरेटली हम इसको आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी कहा जाता है। इसके बाद है इक्वालिटी, यानी सभी इक्वल हैं कानून के समक्ष, सभी इक्वल हैं। और सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज थी उनको खत्म किया जाना चाहिए, दे शुड हैव टू बी एंडेड, एंड गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस, है ना, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सभी को अवसर मिलने चाहिए, अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, सम क्षमताओं के अनुरूप लोग अपने अपने जो भी चीज में, जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़े। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। यहाँ पर हम सभी को, सभी देश के नागरिकों को एक फैमिली की तरह बिहेव करना चाहिए, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। मतलब कैसे होता है ना, फैमिली में भाई साथ साथ रहे, भाईचारा होता है। वी आर यू नो चिल्ड्रन ऑफ द सेम मदर, अ मदरलैंड, है ना। तो यही इस यहाँ पर बात की गई है, किसी को भी अपने फेलो सिटीजन्स को इंफीरियर नहीं दिखाना चाहिए। और फ्रेटर्निटी से क्या होता है कि एक व्यक्ति की का जो आत्मसम्मान है, उसकी जो डिग्निटी है, वो मेंटेन होती है, क्योंकि कोई आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, और साथ साथ देश की एकता और अखंडता भी बनी रहती है। So these are the terms that are used in the preamble. Now again, ये मैंने बहुत ब्रीफली आपको यहाँ पर कराया है, डिटेल में हम अपने कोर्सेज में इसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में दोस्तों। चलिए अग्निपथ टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 27 जून से। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी यूज कर लीजिए मेरा कोड NDLive10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, और एनरोल कर लीजिए इसमें। आप मेंस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी बन सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर केवल 2500 रुपए में। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अग्निपथ बैच में एनरोल कर लिया है तो आपको CSAT और प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूसिव मिलती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन। हमारे हिंदी मीडियम बैचेस 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। हिंदी मीडियम बैचेस में भी आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, मेन मेंटोरशिप प्रोग्राम और जो गाइडेंस प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा आपको कराया जाएगा। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर, एज यू कैन सी इट हियर। पर्सपेक्टिव सीरीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर है, आप वहां जाकर अपने जो भी डाउट्स या कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज हमने यूपीएससी टॉपर्स के साथ शुरू की है, आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा, और जो भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग दी कोर्स बैचेस वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। That is all from my side. I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.